नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सिंह एंड शर्मा ऑन अ पॉलिटिकल हाईवे ऑफ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। उमेश द्विवेदी, नमस्कार, स्वागत है सर। बहुत उथल पुथल मच रही, किधर की हवा देखते हैं? ये राजनीतिक उथल पुथल तो चूँकि लोकतांत्रिक हमारा देश है तो ये हमेशा रहता है। हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फंडा चला करती हैं, लेकिन आज की डेट में, आज के जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विचार और उनके लोग पूरी तरह से सफल हैं। क्योंकि जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसके पोषक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे लगता है कि जो उन्होंने नाम रखा होगा वो भी यही है कि जो हमारे भारतवर्ष की जनता है उसको कैसा कल्चर चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। सर, उथल पुथल बाहर कम, अंदर ज़्यादा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आंतरिक उथल पुथल भी होता रहता है, क्योंकि हर आदमी राजनीतिक रूप से ऊपर उठना चाहता है। आज जो गांव प्रधान है उसकी कल्पना होती है अगली बार हम जिला पंचायत जीतेंगे। जो जिला पंचायत है उसको लगता है कि हम जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाएं। जो सदस्य है अगली बार उसको लगता है कि हम विधायक बन जाएं। विधायक को लगता है कि हम सांसद बन जाएं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब में होती है, ये नेचुरल है। जिसके भी राजनीतिक कीड़ा है तो उसको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ये रहता है। तो पार्टियों में भी रहता है, लेकिन फिर भी अन्य पार्टियों की अपेक्षा बहुत ही अनुशासित पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, और काफ़ी कुछ कंट्रोल में रहा है, कंट्रोल रहता है। बहुत लंबा समय आपने वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, मतलब कायदे से कहें तो वो सरकार के खिलाफ ही की जा रही। आज आपने सरकार का ही दामन थाम लिया, तो किस तरह उन लोगों को न्याय दिलाएंगे? देखिए, जो संगठन होते हैं उनकी कोई सरकार नहीं होती है। अगर सपा की सरकार होगी तो सपा से वो मांग करेंगे। ये उनकी खिलाफत या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं रहती। इसको प्राय लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम धरना करते हैं तो उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी सरकार में, हम उसी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि हमें लेना सरकार से रहता है, हमें विपक्ष से लेना नहीं है। तो हमको चुनाव से या इन चीज़ों से लेना नहीं रहता है। हम ये एज ए संगठन बात कर रहे हैं आपसे। तो जब सपा थी उसके खिलाफ हमने बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए, और इसके बाद 2017 में भाजपा आई, 2020 में हम शामिल हुए भाजपा में। उसके पहले तक तमाम सारा, यहाँ तक कि शामिल होने के बाद भी धरना प्रदर्शन हुए डायरेक्टर ऑफिस में, उसमें भी मैं शामिल रहा। इसलिए कि सरकारों का ये जो धरना प्रदर्शन होता है ये सरकार को गिराने के लिए नहीं होता है। धरना प्रदर्शन सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए हम उनसे डिमांड। आपने सरकार से बाहर रह के सरकार से लड़ाई लड़ी सारी, और मैंने सुना कि पिछली सरकार जो थी जाने से पहले 200 करोड़ रुपए का आवंटन भी करके गई, मतलब दे के गई ऑर्डर, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। अब आप खुद बीजेपी सरकार में हैं, उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी आपने पहले की बिना किसी पार्टी के सिंबल पर। आज बीजेपी सरकार में आप शामिल हुए, बीजेपी के सिंबल से आए, लेकिन वोट तो उन्हीं लोगों ने दिया था। तो अब आपको नहीं लगता कि अब आपके पास ज़्यादा ताकत है अपनी आवाज़ सुनाने का? ये ताकत पहले भी थी और आज भी है, और सुना भी रहे हैं। सपा भी उसके एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को मान दे देंगे, स्पष्ट लिखा था उन्होंने। लेकिन हम लोग 4 साल लड़े, तो अंतिम में जाने की बेला आई, चला चली बेला आई, तो उन्होंने 200 करोड़ का बजट दे दिया। और सच्चाई ये थी कि उनको ये था कि केवल बजट दे देंगे, देना नहीं पड़ेगा, फिर ये होगा कि ठीक है वो चुनाव आ गया और फिर जब आ गया फिर दिया जाएगा। लेकिन बजट से आवंटन के लिए, बजट आने के बाद आवंटन के लिए हमें 21 दिन तक लगातार धरना देना पड़ा डायरेक्टर ऑफिस में, तब जाके वो बंट पाया। माने ऐसा नहीं जबकि उस सरकार ने लिखा था। सरकारों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, भाजपा सरकार की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो सर अब इनका भी तो वही आखिरी और आ गया है। हाँ, और हम चूँकि खुद भाजपा में हैं, इसलिए कि पहले भाजपा चुनाव शिक्षा का नहीं लड़ती थी,
जब शिक्षक का चुनाव लड़ी तो हम लोगों ने ये माना कि भाई सरकार इनकी है। हमने बताया कि संगठन तो सरकार पे आश्रित होते हैं, क्योंकि जो कुछ देती है सरकारें ही देती हैं संगठन को। तो हम लोगों ने ये माना कि भाई ठीक है, इनकी सरकार है और अभी कार्यकाल भी बचा हुआ है, तो इनके साथ रहने में ही भलाई है, क्योंकि हमारी अपनी भलाई से मतलब नहीं है, भलाई शिक्षकों की भलाई। तो हम तो शिक्षक की भलाई के लिए ही बीजेपी में प्रवेश लिए। सर, छोटे छोटे जितने भी दल हैं जो बीजेपी के साथ शामिल हैं, सब आखिरी के 6-8 महीने में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद में दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। तो मतलब वक्त आ गया है ना कि इस वक्त आप अपनी दबी हुई मांगों को भी उठा सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त पे अगर फिट करेंगे तो कुछ निकल आए? लगातार मांग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मिले, अभी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हमारी लंबी बात हुई, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। कुछ योजनाएं हैं इनकी, बीमा से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं उनकी, सेवा नियमावली को लेकर के काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो सकारात्मक था। अभी चूँकि बहुत अस्वस्थ थे दिनेश शर्मा जी, ईश्वर का शुक्रगुजार है कि वो बच गए, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हम लोग बैठ करके और जहाँ तक संभव होगा कि शिक्षकों का कुछ भला किया जाए, ऐसी हमारी उनकी बात हो चुकी है। चलिए सर, घूम के आते हैं बीजेपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। पहले बहुत आरोप लगे, सच्चाई कितनी है आप बेहतर जानते होंगे, कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है यहाँ। अब एक नया टर्म यूज हुआ है, ब्राह्मण राजपूत पोलराइजेशन। क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ कपोल कल्पना है? देखिए, मैं स्वयं भी एक अखिल भारतीय ब्राह्मणोत्थान महासभा चलाता हूँ, और चलाने का मतलब कि कोई संगठन दिखावा का नहीं चलाते हैं। वास्तव में ब्राह्मणों के हितों के लिए हम लोग लड़ते हैं। हमने जो महसूस किया अपने राजनीतिक जीवन में, 15-20 साल जो हमारा राजनीतिक जीवन है, कि इधर 15-20 सालों में तो बिना ब्राह्मणों की सरकार नहीं बनी। बसपा भी, उसको लगता था पहले, उसने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। अच्छा। लेकिन जब वो इकट्ठा हुए तिलक तराजू तलवार, तो बसपा भी हार मान लिया कि बिना इनके हम सफल नहीं होंगे। तो उन्होंने नारा दिया कि नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दौड़ा जाएगा, और उसको सफलता मिली। ये अलग बात है कि सतीश मिश्रा जी आए, ये अलग बात है कि सरकार बन जाने के बाद उस बार ब्राह्मणों ने लगभग 90% ब्राह्मण जो है बसपा के साथ गया। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो फिर ब्राह्मण किनारे कर दिया गया, सतीश मिश्रा जी के भी दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी बड़े बड़े ब्राह्मण नेता का भी फ़ोन नहीं उठाते थे, मुलाकात तो संभव ही नहीं हो पाती थी। इसके बाद देखा सपा ने कि नहीं, बिना ब्राह्मण के हमारा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने भी कुछ चेहरे आए, पवन पाड़े, ये वो जो भी लोग रहे, तमाम नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, उनको उन्होंने लगाया, कुछ को हेलीकॉप्टर भी दिए। लेकिन सरकार बनने के बाद रायली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो उसमें भी अखिलेश जी कन्नी काट रहे थे कि नहीं नहीं, उसमें यादव सही हैं और ब्राह्मण गलत हैं, जबकि यादव ने घेर करके मारा। हम कोई जात की बात नहीं करेंगे, यादव मैंने कोई, और भी तमाम जघन्य हत्याएँ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को अवॉइड किया। जब चुनाव था तो इस पार्टी ने भी ब्राह्मणों को सर पे बैठाया। आपने भी डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया सर कि इन्होंने भी नहीं हटाया, चुनाव आया तो इन्होंने ऐसे किया। तो इन्होंने मैं दावे के साथ कह सकता था कि 98-99% ब्राह्मण भाजपा के साथ गया। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी आई तो फिर ये भी कुछ किया है चुनाव में और कुछ सहयोग किया है, फिर ये लोगों के गले नहीं उतरता। फिर जहाँ संभव हो कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक हस्ती इसकी इतनी हो जाए कि बहुत बड़ा दखल हो जाए, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दे, प्रधानमंत्री की दावेदारी कर दे, या राजनीतिक पदों की बहुत बड़ी दावेदारी कर दे, इसके लिए भी धीरे से किनारे करने का प्रयास सभी सरकारों में होता रहा। इस नाते निश्चित तौर पर ये एक जागरूक वर्ग है
और मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी हैं कि एक वो निर्धन ब्राह्मण था और निर्धन ब्राह्मणी थी, तो लोगों के मन में कल्पना अभी भी वही है कि अरे ये भिक्षाटन वाले लोग हैं, जबकि अपनी गाढ़ी कमाई से मेहनत कस कर के आज इसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। लेकिन प्रायः लोग ये समझते हैं कि आज भी ब्राह्मण वहीं चला जाए कि भिक्षाटन करे और वो हमसे मांगने आए, याचक के रूप में आए, हम कृष्ण के रूप में रहें, ये सुदामा के रूप में आए। ये उनकी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के भी दिमाग में है। लेकिन अब वो ब्राह्मण नहीं है, मतलब याचक नहीं रहेंगे, अब याचक नहीं है। अब सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है ब्राह्मण। किंग मेकर समझते हैं अपने आप को या किंग देखते हैं? नहीं, दोनों बातें हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा सपा शासन काल में, तो जो किंग मेकर हुआ करते थे उनको लगा यार हम ही इनके लिए जो है बूथ लूट करके और इनको विधायक बनाते हैं, तो वो सारे लोग खुद विधायक बन गए कि अगर हम ही लूटते हैं बूथ। ये सपा शासन काल में था, मतलब तो गुंडा पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इस नाते आज ब्राह्मण केवल किंग मेकर नहीं है, वो अपने आप को किंग की भूमिका भी समझता है। हाँ, लोग गलती करते हैं कि अभी कहीं ना कहीं वो बेचारा है, कहीं ना कहीं उसको दबाने की चीज़ है। हित आपके हिसाब से किस पार्टी के साथ जाता है? बिल्कुल बायस्ड होकर मत बोलिएगा, आप बीजेपी में हैं लेकिन आप ब्राह्मणोत्थान महासभा भी चलाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी जितनी पार्टियां हैं। ब्राह्मण कभी किसी के साथ स्थायी रूप से बैठ के काम नहीं करता है, वो गुण दोष के आधार पर ही निर्णय करता है। आज की डेट में जब बसपा के साथ था उस समय भी बीजेपी थी, जब सपा की सरकार आई उस समय भी बीजेपी थी, कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही तो उसके बाद फिर बीजेपी रही। आज बीजेपी के शासन है तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कोई आंख मूंद के कहीं चला जाएगा। अगर उसको ये लगा कि हमें कहीं इग्नोर किया जा रहा है तो नुकसान कर सकता है। सर तो कब लगेगा? अब तो 6-7 महीना रह गया है। हाँ, तो निर्णय करने के लिए तो चुनाव से एक हफ्ता पहले निर्णय होता है। अभी की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, आज की परिस्थितियों के साथ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी के भी जो बड़े लीडर हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि ये 17.5% है यूपी में, और खास करके पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या में है, जो सैकड़ों सीटों पर बनाने और बिगाड़ने के काम कर सकता है। तो उसे निश्चित तौर पर बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा भाई हम इनके नेताओं को, इनके लोगों को, इनके जो गरीब लोग हैं, इनके गरीब कन्याओं के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। इनका कोई आज तक आयोग नहीं बना, भाई पिछड़ा वर्ग आयोग बना, हरिजन कल्याण के लिए तमाम बना, मुस्लिम के लिए बना, लेकिन आज ब्राह्मण का जो गरीब तबका है उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो तमाम लोग उसकी आयोग की मांग कर रहे हैं। अभी जो आरक्षण मिला है उसमें भी अभी तमाम सारे पेच है जिससे सही लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी कोई फोरम नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी समस्या रखिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकारों से मिल करके, इसका एक कोई फोरम तो आप दीजिए जैसे जहाँ जो समस्याएं हैं मूल रूप में वो तो आपके सामने रखी जा सके। देखिए, अभी मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप सरकार की उपलब्धियां गिनवाइए, बहुत सारी योजनाएं आप मुझे गिनवा दें। मुझे सरकार में रहते हुए आप सरकार की 5 कमियां गिनवा सकते हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत थी, सरकार ने नहीं की। नहीं भी अगर कुछ होता है तो अपनों को बताया जाता है, तो क्या हमारे माध्यम से बताएंगे सरकार को क्या और करना चाहिए? देखिए, सरकार की कमियां, किसी भी सरकार की कमियां ये देखी जाती है कि जो सरकार के समय में कोई चीज़ उत्पन्न हुई हो या सरकार ने कोई चीज़ उत्पन्न किया हो, वो कमियां आती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न की, और जो उत्पन्न की उससे देश का बड़ा लाभ हुआ। जैसे नोटबंदी, तमाम सारे लोगों ने अरबों रुपए जो है भर रखा था, और चुनाव के ठीक 3 महीना पहले बीजेपी ने। सर लेकिन स्विस बैंक की रिपोर्ट है 210% और बढ़ गया स्विस बैंक भारतीयों का पैसा। नहीं, अगर विदेशों से लोग पैसा कमा के ला रहे हैं और स्विस बैंक बढ़ा रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन जो फर्जी फाड़ा था, आज ज़मीन में हमने बैंकिंग व्यवस्था कर दी कि आप पहले बैंक के खाते में देंगे पैसा। नहीं, लोग लिखा लेते थे, स्टाम्प पेपर लिख देते कि हम पैसा प्राप्त हो, जो गरीब आदमियों का हक मारा जा रहा था। तो स्विस बैंक की रिपोर्ट नहीं कह रही है कि नोट का कलर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम कहते कलर हमने बदला, तो जो पुरानी नोटें जो लोग जमा कर रखे थे अरबों खरबों रुपया, आखिर वो 1 लाख कैसे हो गया? अब लोग कमा रहे हैं
विदेशों से ला रहे हैं पैसा कमा कमा के, तो वो जमा करने में हमें इसमें क्या आपत्ति है। और बढ़े पैसा स्विस बैंक, हम कहाँ मना करेंगे नहीं पैसा होना जमा हो। 1 लाख का पैसा आपके पास अरबों रुपया है, आज अडानी अंबानी के पास अरबों रुपया है, तो हम स्वागत करते हैं उनका, उद्देश्य लिए लगा रहे हैं। चलिए वापस आते हैं मीटिंग पॉलिटिक्स पर। अभी योगी जी के नाम पर सब एक मत हैं। इसमें कहाँ कोई बट मुख्यमंत्री हैं, ये तो साफ जाएगा। प्रसाद मौर्य कहते हैं 300 सीटें हम ले आएंगे, और ऐसी खबरें भी थी कि वो नहीं, वो तो हम भी कहते हैं कि 300 सीटें लाएं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, क्या बुरा करें। यही चीज़ स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं, यही चीज़ दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी का कहने का तरीका कुछ इस तरह का था जैसे उनको ऑथराइजेशन मिला है इस तरह का ये बोलने के लिए, या तो वो लीडरशिप में। बीजेपी का तो हर लीडर बीजेपी के लीडर है ना भाई, बीजेपी तो किसी बपौती है नहीं, लीपापोती क्यों है भाई। किसी नेता ने कहा हो कि हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बीजेपी के कोई नेता कहा हो, आरएसएस से कोई नेता कहा हो कि नहीं हमें मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, हम मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, या बीजेपी का कोई लीडर, टॉप लीडर यूपी का रहा हो या देश का रहा हो, कहा हो नहीं हमारे स्वतंत्र देव जी हमारे काम के नहीं है, हम इनको बदलने जा रहे हैं। अब मीडिया क्या करे, तो कयास लगाती है मीडिया। अच्छा, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिसने यूपी जीता वो दिल्ली जीत। मोदी जी के बाद अगला चेहरा कौन? कोई काल्पनिक चीज़ें तो है नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व है जो पूरे देश का, हम तो केवल यूपी देख रहे हैं, इसमें और सारे 28 राज्य हैं, तो कहाँ कौन आदमी बेहतर काम कर रहा है। एक समय था कि जो है हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह की चर्चा चल रही थी, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने हमारे प्रपोज किया कि नहीं भाई, प्रपोजल दिया कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, उनको लाया जाए, उनका नाम आया और पूरा देश उन पर जो है यकीन किया। अपने का मीडिया कयास लगाता है, सच में हम लोग भी ऐसा कयास लगा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ये मटेरियल है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, हम तो चाहेंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए अगला इनके बाद, लेकिन केवल इससे कह देने से नहीं कल्पना। हमने कहा ना कि ये तो देश के जो नेता हैं, आज तो हम केवल एक साधारण से सदस्य हैं बीजेपी, हमारे पास कोई पद भी नहीं है, और सदस्य विधान परिषद है, एमएलसी हैं भाजपा से, तो हम ये कहें कि नहीं प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, तो ये तो हास्यास्पद होता ना। लेकिन हमारे घर का कोई बनने का मौका है, तो इससे अच्छी बात क्या है भाई, अगर हमारे माननीय योगी जी को बनाया जाए तो हमारे लिए तो गर्व की बात होगी, लेकिन हम दावा करें ये गलत बात होगी, हमारी निगाह में यह है ये गलत बात होगी। आप कहें तो हम कहते हैं आपके मुंह में जो है घी शक्कर, अगर आप बनवा दे तो सत्य